हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार इस वन शॉट सीरीज में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो की थी वो आपके सारणिक डिटर्मिनेंट की कर ली थी। अब आपके महत्वपूर्ण 5 चैप्टर शुरू हो रहे हैं। पांचवा चैप्टर है संतति और अवकलनीयता, छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, सातवां चैप्टर तो समाकलन। साहब कहना है क्या सेकंड किताब का। पहले किताब में 2 चैप्टर बचे हैं, करते हैं पूरी किताब हमारे हो जाएगी। इस वीक में थोड़े से हो जाते, लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया था फ़ोन वाला, उसकी वजह से गड़बड़ होगी। लेकिन अब हमारी कंटिन्यू क्लास चल जाएगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संतति और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब हम लोग अवकलन और संतति के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग शब्द पढ़ेंगे सीमा। एक बाईं सीमा होती है, क्या होती है, दाईं सीमा होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनको हम लोग कवर अप करेंगे चैप्टर वाइज। 5.7 तक प्रश्नावली है, फिर विविध की है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। लेकिन आज हमारी जो ये क्लास है वो क्लास होती है, सबको पता है, पहले जो क्लास आती है वो आती है उसके इंट्रोडक्शन की, नोट्स की। मैं सीधे कोई क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको नोट्स बेसिक कमजोर होगा तो फिर क्वेश्चंस करने का मजा नहीं आएगा ना, आपको आनंद नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स कितनी सिंपल है। तो बढ़िया तरीके से हम लोग पहले इसको कवर अप करेंगे, एक एक लैंग्वेज को, और एक एक चैप्टर वाइज 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे पूरा हम लोग कर लेंगे, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारे पास जो पहली हेडिंग आपके रहने वाली है, हम लोग पहली जो हेडिंग इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सीमा। क्या पढ़ेंगे? सीमा, जिसको हम लोग लिमिट भी बोलते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक सीमा पढ़ने वाले, जिसको हम लोग लिमिट भी बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बेसिक सी बात आपको बता देता हूं, समझना। सपोज दैट ये आपके पास एक रेखा है जिसमें यहां माइनस अनंत लिखा है, इधर प्लस अनंत लिखा है, और इस पॉइंट पर मुझे कोई एक सीमा का मान निकालना, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं x बराबर a। इस x बराबर a से अगर आप लोग पीछे आओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आपकी बाईं सीमा। इससे अगर पीछे की मतलब बाईं सीमा। इससे अगर आगे आप लोग चलोगे इस पॉइंट से, उसको हम लोग बोलेंगे आपकी दाईं सीमा। क्या बोलेंगे? दाईं सीमा, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि RHL। बाईं सीमा को बोला जाता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, RLHL। 5.1 प्रश्नावली में ये चीजें होती है जो आपको समझनी है, बेसिक से आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाईं सीमा और दाईं सीमा निकलती कैसी। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, चिंता करो मत आप लोग। ठीक है, यहां पर आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सपोज दैट क्या चीजें? पहली पॉइंट आपको है, आपको हमेशा याद रखना है x बराबर a पर बाईं सीमा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? x बराबर बाईं सीमा। x बराबर 1 पर अगर हम लोग बाईं सीमा लेंगे तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a। इसके ऊपर हमेशा माइनस आएगा ऐसे, और यहां पर फलन का मान लिखा जाएगा fx। कैसे काम करेंगे हम लोग सवालों के अंदर कर लेंगे। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x की जगह यहाँ h टेंस टू 0 आ जाता है, और यहाँ f और x की जगह आ जाएगा a माइनस एच। जैसे ही x की जगह a माइनस एच होगा, वहां पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और ये आपका एक्चुअल में LHL आएगा। एक्चुअल में आपको इसको LHL बोलना पड़ेगा, बाईं सीमा। ये आपकी क्या है? बाईं सीमा। ठीक है, उधर मैं निकालूंगा x बराबर 1 पर दाईं सीमा। आप लिखोगे x बराबर a पर दाईं सीमा। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा दाईं सीमा में उस नंबर के ऊपर प्लस आता है जिसके ऊपर आप लोग चेक कर रहे हो, और बाईं सीमा में हमेशा उस नंबर के ऊपर माइनस आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और प्लस है तो यहाँ a माइनस नहीं होकर क्या हो जाएगा? a प्लस h, और ये आपका क्या कहलाएगा? RHL। ये क्या कहलाएगा? RHL। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा, कोई समस्या नहीं। और आपको एक याद रखना, यदि बाईं सीमा
बराबर हो जाए किसके, दाईं सीमा के। अगर आपको कोई बाईं सीमा आप लोगों ने किसके बराबर कर दी, दाईं सीमा के कर दी, तो आपको याद रखना है फलन सतत होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, फलन क्या होगा, सतत होगा। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा आप लोगों को बराबर करनी है, बराबर हो गई, तो उस कंडीशन में आप लोग कहोगे फलन सतत। कहने का मतलब अगर बाईं सीमा का मान 10 आया तो दाईं सीमा का मान भी अगर 10 आ गया, इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है। और जब जब बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर आती है, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं फलन क्या होगा, सतत होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है, यदि बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, भाई अगर कोई बोल दे कि बाईं सीमा अगर बराबर नहीं है किसके, दाईं सीमा के, उस कंडीशंस में ध्यान रखना है फलन सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। ब्रैकेट में लिखना है अर्थात फलन असतत होगा, फलन सतत नहीं होगा। अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है तो फलन सतत होगा, अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा। इससे एक पॉइंट और भी ध्यान रखना आप लोग, सीमा का अस्तित्व होगा। अगर दोनों सीमाएं बराबर है तो सीमा का अस्तित्व होगा, और इस कंडीशंस में ध्यान रखना है सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। क्या कहानी क्लियर है क्या? ये पूरे 5.1 के नोट्स हैं। मैंने आपको 5 मिनट में रैपिड रिवीजन करवा दिया, सुपर फास्ट। ज़्यादा इसमें लपड़ा नहीं, ये तो फलन आएगा, दो फलन आएंगे, उसको हम लोग करेंगे और कवर अप हो जाएगा, कोई समस्या भी नहीं किसी प्रकार की। ये ध्यान रखना। बाईं सीमा ऐसे निकलती, फॉर्मूला ध्यान रखना ये और ये। दाईं सीमा ऐसे निकलती, अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर है तो सीमा का अस्तित्व होगा, अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है तो फलन सतत होगा, और अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा, अर्थात फलन असतत होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी। उसके किसी नंबर पे जिस पे आप सीमा निकाल रहे हो उससे हल्का सा पीछे जाना। अगर आपने हल्का सा भी माइनस कर दिया, सपोज आप x बराबर 1 पर निकाल रहे हो, उसमें से 0.0001 भी आपने माइनस कर दिया तो 1 से छोटा मान हो जाएगा। 1 से छोटा मतलब आप बाईं की तो और की तरफ बढ़ोगे, इधर की ओर बढ़ोगे, और इधर और बढ़ने का मतलब उसकी बाईं सीमा। और अगर आपने 1 में 0.001 भी जोड़ दिया तो 1 से हल्का सा आगे बढ़ोगे तो 1 से इधर जाओगे। 1 से इधर जब जाओगे तो आप लोग बाएं हाथ की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब उसकी दाईं सीमा हो जाएगी। तो बाईं सीमा और दाईं सीमा फॉर्मूला ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे बाईं सीमा निकाल रहे हो लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे भी निकालो उसके ऊपर माइनस आएगा एपेक्स, इस एपेक्स की जगह a माइनस एच हो जाएगा, यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। दाईं सीमा का मतलब हो जाएगा RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, जिसके ऊपर उसके ऊपर हल्का सा प्लस ये दर्शाता है आप दाईं सीमा निकाल रहे हो, उस नंबर के ऊपर माइनस ये दर्शाता है आप उसकी बाईं सीमा निकाल रहे हो। इस बात को विशेष तौर पर आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। बताओ सर, एकदम क्लियर कट हो जानी चाहिए। हम लोग रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं, हमें कोई कचरा नहीं करना, हमें कोई इतना बहादुर इंसान नहीं बनना। हमारे एग्जाम में जो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो उस बोर्ड के एग्जाम का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, मेन मुद्दा ही। इसके अलावा ज़्यादा कोई मुद्दा भी नहीं। ठीक है, ले लो सब स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ले लो सब स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अब लोग अब अवकलनीयता आपके पढ़नी। पहले अवकलनीयता की शर्त पढ़ लेते हैं, फिर अवकलन के सवाल पढ़ लेते हैं। किसका अवकलन क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन का अवकलन क्या होते हैं। वैसे इसको मैंने जब अवकलनीयता पढ़ाया था ना, उस समय तो 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा केवल अवकलन, लेकिन उतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैंने आपको अवकलन का अर्थ तक बताया था। कोई मतलब रहेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं अवकलनीयता की शर्त। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके अवकलनीयता।
मेन अवकलनीयता है 5.2 के अंदर 2 सवाल आ रखे हैं, उसको हम लोग करेंगे। फिर अवकलन के नियम हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जिनको आपको याद रखना है। अवकलनीयता, भाई कम से कम हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सांतत्य पढ़ लिया, अब अवकलनीयता हम लोग पढ़ लेते। ठीक है, सूत्र हैं 2 याद रखने आपको सीधे सीधे। तो आप लिखोगे x बराबर a पर 2 अवकलज होते हैं इसके अंदर। तो एक तो आपके होता है बायां अवकलज, एक होता है दायां अवकलज, इस बात को ध्यान रखना। आप लिखोगे x बराबर a पर बायां अवकलज, जिसको हम लोग बोलते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाता है, ध्यान रखना। अवकलज का मतलब होता है डेरिवेटिव, क्योंकि अगली स्लाइड में हमें अब अवकलन के सूत्र ही पढ़ने, किसका क्या अवकलन होता है, गुणधर्म वगैरह शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। तो यहां से अगर आपको LHD निकालना है तो LHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा f c माइनस h माइनस का FC बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का h। कोई कहेगा सर c क्या, तो चिंता मत करो, यहां पर x बराबर a पर नहीं निकाल कर बायां अवकलज किसके ऊपर निकाला, c पर निकाला, कोई समस्या है नहीं, ये ध्यान रखना। ये LHD का फॉर्मूला होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे x बराबर c पर दायां अवकलज, जिसको हम लोग बोलेंगे RHD। x बराबर c पर दायां अवकलज हम लोग निकालने वाले हैं LHD, RHD है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, FC माइनस नहीं आकर इस बार c प्लस h आ जाएगा, माइनस का FC, और माइनस का h नहीं आकर के आ जाएगा, प्लस का h आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना सब आप लोग। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बिंदु पर अगर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लो। सवाल 2 है, उसके अंदर मैं बता दूंगा कैसे करना और कैसे नहीं करना। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना, आप लिखोगे यदि LHD बराबर हो जाए किसके, RHD के, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज अगर बराबर है तो उस कंडीशंस में लिखोगे ये किसकी शर्त होती है आपके, ये अवकलनीयता की शर्त होती है। अवकलनीयता की शर्त, ये किसकी शर्त होती है, अवकलनीयता। अगर LHD और RHD का मान बराबर आ गया तो वो x उस जिस बिंदु पर आप निकालो अवकलनीय होगा, वरना अवकलनीय नहीं होगा। ये ध्यान रखना, अगर LHD RHD बराबर है अवकलनीयता हो जाएगा, नहीं है तो अवकलनीयता की शर्त नहीं। ध्यान रखना, ये FC माइनस एच माइनस FC अपॉन माइनस एच, ये प्रथम सिद्धांत आप लोगों ने 11 में पढ़ा था उसके हिसाब से, बट आप इसको याद कर लें मेरी बात मानकर। इसमें सवाल 2 है, ज़्यादा इसमें डेरिवेटिव में आप ज़्यादा जाओगे और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। फॉर्मूला LHD का डिट्टो याद होना चाहिए, RHD का डिट्टो याद होना चाहिए, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास, आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, अवकलनीयता की शर्त है, कंडीशंस दे रखी है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये आपका प्रथम सिद्धांत के हिसाब से होता है, आपको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे बेसिक बातें बतानी है जो आपको ध्यान रखनी। हम लोग प्रत्येक चैप्टर वाइज इसको बढ़िया तरीके से अवकलन को करते हैं, कौन सा क्या अवकलन होता है, किसको कैसे अवकलन लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग एक बार बेसिक अवकलन में आपको बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं, फिर अवकलन के सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। अवकलन के सामान्य सूत्र होते हैं, अगर आप लोग बात करोगे तो 17 से 18 सूत्र होते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की, हम लोग बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, करो साहब, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की।
ठीक है, हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कर दें। अवकलन वो कैसे कैसे लिखा जाता है वो भी मेरे को बताना है। कितने कोटि का हो सकता है, 2 कोटि का, 3 कोटि का, क्योंकि आगे काम आएगी आपके अवकल समीकरण में, वैसे भी 90 चैप्टर में। तो पहले हम लोग कर लेते। ठीक है, तो उम्मीद है जो आपके सामने ये अवकलनीयता लिखी हुई बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं अवकलन के बारे में। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके अवकलन के बारे में। एक्चुअल में अवकलन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके सूत्र बाद में पढ़ लेंगे, गुणधर्म क्या होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पूरे चैप्टर में काम आएगा अवकलन। अवकलन इस चैप्टर में नहीं, अवकलन अगले चैप्टर में आएगा, फिर 7वें चैप्टर में आएगा, फिर 90वें चैप्टर में और अवकलन काम आएगा। तो अवकलन आपको 9 वाले चैप्टर तक कंप्लीट पढ़ते जाना है। तो अवकलन को ढंग से समझ लेना। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको अगर देखना है कि मुझे इसके अवकलन के बारे में पूरा है ना इसका इतिहास जानना है, तो फिर मैंने इसमें शुरुआत में एक अवकलन का वीडियो अपलोड कर रखा है 2 से 2.5 घंटे का। उसको जाकर देख लेना। जिंदगी भर आपको दूसरी बार अवकलन पढ़ने की जरूरत नहीं रही। बाकी यहाँ पर भी देख लो, सामान्य सूत्र की हम लोग यहाँ बात करें। ध्यान देना, अवकलन होता है क्या। अवकलन प्रथम कोटि का हो सकता है, द्वितीय कोटि का हो सकता है, तृतीय कोटि का हो सकता है, 4 कोटि का, 5 कोटि का, जितना भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो 9वां चैप्टर होता है ना उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सपोज दैट आपके पास एक y बराबर है f(x) एक फंक्शन है, और किसी ने लिख दिया ये sin x आपके सामने लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? sin x। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो y को मैं ऐसा लिख सकता हूं dy/dx, या इसको शॉर्टकट में मैं y डैश भी लिख सकता हूं, या इसको शॉर्टकट में y1 भी लिख सकता हूं, और f(x) को मैं लिख सकता हूं f'(x), और sin x का जो अवकलन होता है वो cos x का होता है। मतलब जिसके सापेक्ष आप लोग अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे सपोज किसी ने बोल दिया y बराबर लिख दिया sin t, लिख दिया। क्या लिख दिया? sin t। मैं बोलूंगी t के सापेक्ष अवकलन करो तो y का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dt, और खुद का खुद के सापेक्ष जिस फलन का जिसके सापेक्ष कर दो, जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है, y का y के सापेक्ष अवकलन एक होता है, t का t के सापेक्ष अवकलन एक होता है, u का u के सापेक्ष अवकलन एक होता है, v का v के सापेक्ष अवकलन एक होता है। जिसके सापेक्ष आप लोग अवकलन करते हो वो अवकलन एक बना देता है। तो y का t के सापेक्ष करोगे तो dy/dt बराबर, और sin t का अवकलन हो जाएगा cos t। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूं। अगर कहीं पर लिखा है dy/dx, क्या लिखा है? dy/dx लिखा है, या कहीं पर लिखा है y डैश, या कहीं पर लिखा है y1, या कहीं पर लिखा है f'(x). ठीक है, तब इनको क्या बोला जाएगा मैं बाद में बता देता हूं। या कहीं पर लिखा है d2y/dx², या लिखा है y', या लिखा है y2, या लिखा है f'(x). हम लोग 2 के बारे में बात कर लेते हैं, सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये जितनी भी बातें आपके सामने ये लिखी गई है ना, ये वाली, ये वाली, ये आपके कहलाते हैं प्रथम कोटि के अवकलज। प्रथम कोटि के अवकलज मतलब इसका एक बार अवकलन किया गया। लेकिन अगर आपको ये बात कोई पूछ ले, ये जो लिखी गई नीचे वाले, ये होते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। तो ये है प्रथम कोटि के अवकलज, घात 2 लगा रखे, इसका मतलब ये द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट तो ध्यान रखना है। अवकलज के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो dy/dx होता है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बहुत बड़ा काम आता है 90 वाले चैप्टर में, स्पर्श रेखा की प्रवणता, या इसको आप ढाल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका एक सूत्र और होता है, m बराबर tan थीटा बराबर dy/dx। ये भी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 11th क्लास के अंदर पढ़ा था।
एक ही वर्ड है, ध्यान रखना इसको। तो ये अवकलज के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है कि अवकलज को प्रथम कोटि द्वितीय कोटि से कैसे लिखा जाता है और कैसे नहीं लिखा जाता है। उम्मीद है कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं आएगी। अब अवकलन के मैं अगली स्लाइड में सामान्य सूत्र लिखूंगा जिनको रटना है, याद होने चाहिए, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अब किसी ने बोल दिया सर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, क्यों होता है, तो वो तो प्रथम सिद्धांत से आप लोगों ने 11वीं क्लास सिद्ध किया होगा, लेकिन यहाँ याद होना चाहिए, आपका एग्जाम निकलना चाहिए, बात खत्म। करो साहब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मुझे केवल अवकलन को लिखना बताना था आपको। हम तो ज्यादातर dy बाई डी एक्स लिखते हैं, कहीं पर y डैश y1 f डैश x लिखा हुआ देखे। और ये एक सवाल भी आया था अभी राजस्थान बोर्ड में, तो इस पर रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, तो उसको dy बाई डी एक्स से लिखा जाता है। ये इसका ज्यामितीय निरूपण होता है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पहले लेक्चर पढ़ा रखा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और हम लोग अब अवकलन के सामान्य सूत्र पढ़ते हैं। उनको याद करना है, मतलब याद करना किसी भी कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है अवकलन के बारे में बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई, द्वितीय कोटि का प्रथम कोटि का अवकलज आपको समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं अवकलन के सामान्य सूत्र। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके अवकलन के सामान्य सूत्र, आपको याद करने हैं सारे के सारे। तो हमारी जो अगली हेडिंग रहने वाली है वो है अवकलन के सामान्य सूत्र। क्या हेडिंग रहने वाली आपके? अवकलन के अवकलन के क्या याद रखना है आपको? सामान्य सूत्र, ठीक है सब। तो हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं, किसी की घात आ जाए जैसे, पहला सूत्र हम लोग याद करेंगे। अगर कोई फलन दे रखा है y बराबर x की घात n दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा, तो इसमें घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी घात का अवकलन पूछा जाए तो उसमें घात आगे आ जाएगी, एक घात क्या हो जाएगी? कम। सूत्र वैसे भी याद ही होते हैं सब बच्चों को, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो y बराबर x की घात n का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर n x की घात n माइनस 1। अगर आपके पास घात आ जाए तो उसका अवकलन ऐसे करना आपको, ठीक है। जैसे x क्यूब का अवकलन करना, तो 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ध्यान रखना। नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, y बराबर अगर आपके पास अचर लिखा हुआ, अचर मतलब कोई भी संख्या जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो उसके नहीं, जैसे 1 2 3 कोई आ गया, -3 -4, तो उसका जो dy बाई डी एक्स आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 0। अचर का अवकलन हमेशा ही 0 होगा, ध्यान रखना। अचर का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। नंबर 3 है y बराबर log x। क्या है? y बराबर log x। तो dy बाई डी एक्स बराबर log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। log x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? 1/x होता है, ठीक है सर। नंबर 4 में हम लोग चलते हैं, और चौथा समाग अवकलन हो जाएगा y बराबर e की घात x। तो dy बाई जो dx होता है, e की घात x का जो अवकलन होता है वो e की घात x ही होता है, और इसका e की घात x का समाकलन भी क्या होता है? e की घात x ही होता है। मेरे हिसाब से 4 सूत्रों में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी सर, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो लोग में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ लोग ई लिखा हुआ, एक लोग और आएगा, मैं भी आपके सामने लिख देता हूँ 4 नंबर, वो है 4 है या 5 है? 5 नंबर। y बराबर हो जाएगा लोग बेस ए एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना बेस ई अलग होता है, ए अलग चीज होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक बेस ए अलग चीज होती है और एक बेस आपका ए अलग चीज होती है, इस बात को ध्यान रखना। ई जब नहीं दे रखा ई माना जाता है, लेकिन कुछ दूसरा दे रखा ई के अलावा, तब इसका जब अवकलन हम लोग करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाता है 1/x log a हो जाता है। ये a ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना, x क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना।
मैं आपको पहले कह दूं, जब कुछ नहीं दे रखा तब आपको यही समझना है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक, क्योंकि लॉग को क्या बोला जाता है, लघुगणक। ठीक है, और ये जो होता है वो होता है आपका साधारण। ये साधारण होता है, ध्यान रखना। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तब 1/x ही होगा। जब ये बट्टा में कुछ एक ही जगह मतलब कुछ भी मान आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए, उसकी कंडीशंस में 1/x लोगे। इसका बहुत कम रेयर चांस काम होता है कि इसको काम लिया जाता, बाकी लिया नहीं जाता। ठीक है, नंबर 5 हो गया। नंबर 6, y बराबर a⁻x। यहां ध्यान रखना, देखो चर की घात हमेशा अचर आएगा। ये चर की घात क्या है, अचर। चर की घात अचर होता है तब तो अचर आगे आता है, एक घात कम होती है। लेकिन ये देखो a का मतलब हो जाएगा अचर की घात चर है, तो इसका जब dy/dx आप लोग निकालोगे तो सूत्र हो जाएगा a⁻x गुणा में हो जाएगा log a। a⁻x गुणा में हो जाएगा log a। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। a⁻x और log a इसका हो जाएगा। पहली बात तो आपको यहां तक याद होना चाहिए। यहां पर बेस में ई है, ध्यान रखना। जब तक ये अलग चीज है, पूरी बहुत कम काम आएगी, आपके नहीं आएगी। मैंने जानबूझकर लिखवाया इसको। करो सब, यहां तक करो, कोई समस्या नहीं। यहां तक याद करना है, ये तो ऐसे भी। नंबर 7, y बराबर बहुत फेमस है √x, तो √x का याद रख लेना। 1/2 √x होता है, बहुत काम की चीज़ है, सीधा याद कर लो इसको, और याद करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए आपके पास। ये हम लोगों ने कर लिया। अब एक 8 नंबर लिख देते हैं, फिर त्रिकोणमिति फलन वाले आ जाएंगे। y बराबर है 1/x, तो dy/dx हो जाएगा -1/x²। तो इसका dy/dx क्या आ जाएगा, -1/x²। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आएगी सर, किसी भी प्रकार की। 8 तक आपको किसी भी कंडीशंस में क्या हो जाने चाहिए, सब याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला। अब तो त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आएंगे, उनके मुझे बताना, तो उनके तो आपको सबको याद करने ही वैसे भी। तो ये आपको 8 के 8 याद रखने हैं। अब मैं नंबर आपके सामने और लिख रहा हूं। 9 नंबर हो जाएगा y बराबर sin x। त्रिकोणमिति फलन शुरू हो गया, ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग dy/जब dx निकालेंगे तो sin x का जो अवकलन होता है वो प्लस का cos x होता है। ठीक है, ब्रैकेट बाद में बना दूंगा भाई। 10 नंबर आपको ध्यान रखना है, y बराबर cos x। तो cos x का जो अवकलन होगा आपके, वो होगा माइनस का sin x। ठीक है, फिर 11 नंबर, y बराबर अगर tan x का कोई आपसे पूछ ले तो tan x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा sec²x। नंबर 12 आपको याद रखना है, y बराबर cot x। तो cot x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का cosec²x। एक बार मैं इनको यहां तक बंद कर देता हूं, अभी 2 और बचे हुए, ध्यान रखना। तो sin x का अवकलन क्या बन गया, cos x। cos x का अवकलन माइनस का sin x। tan x का अवकलन sec²x और cot x का अवकलन माइनस का cosec²x। ओके जी, 13 नंबर हम लोग पढ़ते हैं आगे। y बराबर 13 नंबर में हो जाएगा sec x। तो dy/dx में हम लोग लिखेंगे sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x और tan x। sec x का अवकलन क्या होता है, sec x और tan x। उम्मीद है यहां तक भी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, सूत्र याद करने मतलब याद करने, कोई बहाना होना नहीं चाहिए दूसरा। ठीक है, ये हो गया। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, या चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई देगा या नहीं देगा क्या बात है। y बराबर लास्ट बचा हुआ है cosec x, तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का cosec x और cot x। ये देखो हमने पहले 8 सवाल सूत्र ऐसे पढ़े जो बेसिक थे,
फिर हम लोगों ने 6 पढ़ लिए त्रिकोणमितीय फलनों के। किसके पढ़ लिए? त्रिकोणमितीय फलनों के। ये भी आपको याद रखना। अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और होते हैं, उनके भी हैं। एक बार तब तक आप यहां तक देखो भाई। पहली बात तो यहां तक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीज है, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, लास्ट में से पूरे लिख दो। अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मैंने जब वहां पढ़ाया था ना वहां अलग अलग पढ़ाया, यहाँ मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि सूत्र है एक जगह लिख लेना, फटाफट याद कर लेना। 15 नंबर y बराबर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पहले कौन आता है? साइन इनवर्स x। कौन आता है? साइन इनवर्स x। तो इसका हम लोग जब dy/dx निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर). 1/√(1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके कंपैरिजन में आप लोग 16 नंबर को थोड़ा साइन इनवर्स x को पढ़ सकते हो, कोस इनवर्स x को। तो y बराबर कोई पूछ ले कोस इनवर्स x का, तो हम जवाब दे सकते हैं dy/dx बराबर, कुछ भी नहीं करना, साइन वाला पहले तो एज इट इज लिख दो और केवल क्या लगा दो? माइनस का चिन्ह लगा दो। इस बात को ध्यान रखना। तो साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर) और कोस इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर). ठीक है सब, यहाँ हो गए। 17 नंबर में हम लोग चलते हैं। 17 नंबर में y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से जो dy/dx आएगा तो tan इनवर्स x का याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊँ ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। तो tan इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/√(1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कंपैरिजन tan का कौन करेगा? कोट करेगा। तो 18 नंबर आपको याद रखना है y बराबर कोट इनवर्स x। कुछ भी नहीं करना, जो tan वाला लिखा है उसमें केवल और केवल प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस। तो माइनस का 1/√(, कहाँ लिख दिया भाई अंडर रूट? बिना अंडर रूट लिखना है इसको, तो अंडर रूट कहाँ है? tan के अंदर। तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। ये लो सब हो गया यहाँ तक बिल्कुल। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर है y बराबर सेक इनवर्स x। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/x और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 20 नंबर हो जाएगा y बराबर कोसेक इनवर्स x। तो dy/dx हो जाएगा माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे सूत्र याद करने हैं साहब जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे। इसमें कोई बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए, क्यों याद नहीं है, लिख लिख के याद करो। एक चार्ट बना लो, सामने टेबल पे रख लो, बार बार रात दिन देखो, याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। कोई जादू नहीं है, कोई गोल नहीं है मेरे पास, कोई बबूत दे दूं आपको कि आपको याद हो जाए। तो जादू वगैरह का कोई काम नहीं, इनको याद करने, है ना। आपके टीचर नहीं रटे हैं तो फिर दूसरा क्या समझोगे आप लोग, है ना। इनके बारे में डिटेल मैंने आपको पहले 2 घंटे का वीडियो बना रखा है, लेकिन अब पूरे चैप्टर का मतलब अवकलन के बारे में 5.2 और 5.3 5.4 छोड़ो, 5.2 का इंट्रोडक्शन बनाने में अवकल नहीं आता। और ये जो इतनी बातें हैं ना, इनमें 2.5 घंटे लगा रखे, और यहाँ मैं 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा आपके। वन शॉट इसको बोला जाता है। इतना डिटेल से नहीं याद करना है। एक्स की घात n का वो होता है, अचर का ये होता है, log e(x) का ये होता है, e(x) का ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, त्रिकोणमितीय फलनों की ये होता है, प्रतिलोम त्रिकोण ये याद होता है। रट्टा मारना सीधा पेज में लिख, 2-4 दिन के बाद वापस लिखो, याद करो, किसी को सुनाओ, मन ही मन बोलो, अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि मेन पूरे चैप्टर का जो सार संग्रह है वो पूरा यही है। और ये इस चैप्टर में काम आएगा, अवकलज के अनुप्रयोग में काम आएगा, समाकलन में काम आएगा, समाकलन का अनुप्रयोग काम आएगा, अवकल समीकरण में। 5 लगातार जब हम लोग अवकल समीकरण जब तक खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मेन जो इसमें अगर बात करें ना, पूरा कनेक्टेड चैप्टर, शुरुआत के 4 सिंपल थे, लास्ट के 4 सिंपल है, बीच के जो 5 चैप्टर है ना वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को, और इनको हमें बेहतरीन तरीके से करना है।
टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद कभी लाइफ टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना शानदार तरीके से हो जाएगा। करो सर, करो जी करो फटाफट। फिर हम लोग अवकलन के थोड़े गुणधर्म पढ़ेंगे अभी। भाई अगर दो जुड़े हुए आ जाए गुणधर्म, या गुणा आ जाए या भाग आ जाए, उसके हम लोग करें, श्रृंखला नियम आएगा उसको हमें करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, करो फटाफट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और लिख लेना एक पेज में 20 के 20 सूत्र याद करने, क्योंकि ये याद नहीं हुआ फिर आगे कोई आप गुणधर्म समझ में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये तो पूरे चैप्टर में है 5.2 से लेकर विविध तक, जब तक सवाल नहीं करो सारे में यही है। 5.1 में वो सांतत्य आती है, केवल लिमिट वाला LHL और RHL उसमें है। ठीक है, तो उम्मीद है जो अवकलन के सामान्य सूत्र मैंने आपको बताएं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। नहीं लिया हो तो एक बार वापस ले लो, अगर नहीं लिया हो तो मैं वापस आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लो सब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ करें, एक आध सवाल में ये काम आएगा पूरे एग्जाम्पल में। ठीक है, इसको जरूरत नहीं, इसको याद रखो, log x का अवकलन 1/x होता है। तो बढ़िया तरीके से इसको लिखो, इनको याद करो। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं अवकलन के गुणधर्म। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अवकलन के गुणधर्म। अभी सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आपको थोड़े से गुणधर्म ध्यान रखने। ठीक है, अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव है, आपको ध्यान रखना। अवकलन के गुणधर्म, और अवकलन के गुणधर्म में पहला गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे योग या अंतर का नियम। मतलब अगर दो फलन आपको दे रहे उसमें अंदर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो कैसे अवकलन होगा उसको लिखना, योग या अंतर का नियम। और बाकी एक बात बताता हूँ, मैं 2-3 साल से अवकलन ये पढ़ा रहा हूँ, समाकलन, इनके ये गुणधर्म कभी काम आया नहीं है, बच्चे तो सीधे ही कर देते हैं। गुणधर्म का यूज तो कभी साइड में लिखना थोड़ी होता है। ये तो अब जैसे कोई दो फलन जुड़े हो, सपोज आपके पास y बराबर आ गया, e की घात x आ गया, फिर प्लस का क्या आ गया sin x आ गया, और माइनस का x² आ गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से आप लोग dy/dx निकालोगे तो e की घात x का अवकलन e की घात x प्लस sin x का अवकलन cos x, फिर माइनस x² का अवकलन 2x। तो कहाँ काम आया, आपने कहीं लिखा है क्या, ये देखो ये जुड़ रहे हैं, ये घट रहे हैं। योग का नियम अंतर का नियम काम ही नहीं आता, मैं कह रहा हूँ। हाँ, गुणा और भाग का नियम काम आता, लेकिन योग और अंतर का नियम काम नहीं आता। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, दो फलन अगर प्लस में आ रखे तो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा u प्लस माइनस v, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो इसका जब dy/dx निकलेगा तो अलग अलग निकाल दो, पहले u का अवकलन कर दो, फिर v का अवकलन कर दो, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, और माइनस है तो माइनस लगा दो। बात खत्म, बात खत्म हो गई साहब, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, क्वेश्चंस के अंदर और समझा दूं। नंबर 2, गुणा का नियम। किसका नियम याद रखना आपको, गुणा का नियम। गुणा का नियम बोल दो या गुणन नियम बोल दो, बात एक ही है। गुणा का नियम बोल दो, या एक बाहरी से एक व्यक्ति थे उन्होंने इसको दिया था, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेबनीज का नियम। क्या याद रखना, लेबनीज का नियम। तो अगर आपके पास कोई फलन है y बराबर u गुणा v, दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं, तो दो आपस में फलन अगर गुणा हो रहे हैं तो उनका अवकलन करने के लिए आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं तो गुणा वाले फलन का आपको अवकलन कैसे करना है, इस बात को ध्यान रखना। पहले को रखना है एज इट इज, और दूसरे का करना है अवकलन। भाई फर्स्ट वाला सेम रहेगा, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, फिर चिन्ह करना है प्लस का। इस बार दूसरे वाले को सेम रख दो और पहले वाले का क्या कर दो, अवकलन।
अगर लेबनीज नियम यानी गुणन नियम ये कहता है अगर दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं उनका अवकलन आपको करना है तो पहले वाला एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का अवकलन होगा, फिर प्लस पहले वाला दूसरे वाला एज इट इज रहेगा, पहले वाले का क्या होगा, अवकलन होगा। ये आपके गुणन नियम होता है जिसको आप लोग ध्यान रखें, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उम्मीद है कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कर सकते हैं हम लोग इसको। नंबर तीन हो जाएगा भागफल नियम। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई फलन है y बराबर u/v, तो इसका अगर आप लोगों को dy/dx निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। अगर दो फलन भाग में तो कैसे निकलेगा, पहले नीचे वाले फलन को एज इट इज रखना है। इसमें तो किसी को पहले रखो किसी को बाद रखो, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें नीचे वाले को एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का करना है अवकलन, फिर ऊपर वाले को रखना है एज इट इज और नीचे वाले का करना है अवकलन, और बीच में यहाँ चिन्ह माइनस का आता है, ध्यान रखना। अगर u/v दो फलनों का भाग आपको दे रखा है और उसका आप लोग अवकलन करना चाह रहे हैं तो नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का अवकलन, और फिर नीचे वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे वाले का क्या करना है, फिर आपको होल स्क्वायर आपको करना है। ये लो सर, उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नियम है, नियम को नियम के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ये गुणा का नियम और भागफल नियम आपको याद होना चाहिए। किसी भी कंडीशंस में आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। ज़्यादा चीज़ें बची हुई नहीं है, फटाफट हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक श्रृंखला नियम और है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक आपको पढ़ना है श्रृंखला नियम नंबर 4। श्रृंखला नियम को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। श्रृंखला नियम को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब ये देखो एक ना, इसमें कोई सूत्र नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ समझना। y बराबर आपको लिख रखा है sin 2x। अब श्रृंखला नियम से ये ध्यान रखना है कि जितना फलन है सबका सब करना है। पहले तो एंट्री मारी हम लोगों ने साइन से, तो साइन का अवकलन तो हो गया cos थीटा 2x, लेकिन वापिस अवकलन करना है इस 2x का। इस बात को ध्यान रखना, ये श्रृंखला नियम है। मतलब जहां तक फलन जा सकता है ना वहां तक आपको पहुंचना है, फलन के अंतिम बिंदु तक आपको पहुंचना है, इस बात को ध्यान रखना। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx तो बराबर हो जाएगा cos 2x, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, तो 2 को आगे लिख दो तो 2 cos 2x इसका उत्तर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। सपोज जैसे आपके सामने लिखा है y बराबर sin cos 2x ऐसे लिखा, तो इसमें अगर आपको dy/dx निकालना तो करना क्या है, पहले साइन का अवकलन cos, तो cos 2x हो जाएगा, फिर cos 2x का अवकलन करना है तो माइनस का sin 2x हो जाएगा, फिर 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। मतलब देखो पहले एंट्री मारी साइन की तरफ, तो साइन थीटा का ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, साइन थीटा हो गया cos थीटा अवकलन। अब इस थीटा का वापस करोगे तो cos 2x का अवकलन माइनस का sin 2x और इस 2x का वापस 2, तो फाइनल ओवरऑल उत्तर बनेगा माइनस का 2 sin 2x और cos 2x। ये आपको ध्यान रखना, यही है ध्यान रखना, और कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। आप लोग मत सोचना बिल्कुल भी कि ये चीज़ें कैसे है कैसे काम नहीं कर रही, आपको इजी वे में मैंने बात बता दी। करो सब, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। श्रृंखला नियम ये कोई इसका सूत्र क्या बनाओ आपके लिए, सवाल एग्जाम्पल तो बता दिया। फलन के अंदर फलन है तो उसका अवकलन करते जाना लास्ट तक, जब तक पूरे अंतिम फलन तक हम लोग नहीं पहुंच जाते। बेसिक बातें सबको पता होती है, हर बच्चे को बताइए। तो 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलो सब, ठीक है। एक हेडिंग और है अभी, वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। लास्ट हेडिंग बची और पूरा नोट्स कंप्लीट।
कंप्लीट मैंने बता दी। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वैसे फिर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअल में काम कैसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपके क्लियर होगी और हर एक्सरसाइज के मैंने साथ के साथ नोट्स सबके लिखवा दी। संयुक्त फलनों के अवकलज कैसे होंगे वो हम लोग कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शंस, इम्प्लिक्ट फंक्शंस आते हैं, ए स्पष्ट फलनों के अवकलज, चर घातांकी और लघुगणक की लिखवा चुका। फलनों के प्राचलिक रूप मतलब दो जब आ जाए तो उनका अवकलन करना मेरे को सिखाना। और लास्ट हेडिंग है वो आज की, वो इस लेक्चर की क्या है आपके लास्ट हेडिंग है, कोई ज़्यादा समय लगेगा है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। करो सा पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, लास्ट हेडिंग आपको मैं पढ़ा देता हूँ। तो उम्मीद है मैंने जो अवकलन के गुणधर्म बताए, बेसिक गुणधर्म है, एक तो गुणा वाला एक भाग वाला, थोड़ा ध्यान रखना। श्रृंखला नियम आपको बता दिया, फलन के अंदर फलन तक आपको करते जाना। ये हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो और बेहतरीन तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं ए स्पष्ट फलनों के या फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अवकलन के बारे में लास्ट हेडिंग। ज़्यादा आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, फॉर्मूले याद करने और क्वेश्चंस वाली जब हम लोग क्लास लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी और रिवाइज हो जाएगी। और वैसे भी आज जब वीडियो देखोगे शाम को लाइव क्लास आती है एमसीक्यू की, उसके अंदर फॉर्मूले वापस बार बार रिविजन वैसे भी तो हो ही रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आपके प्राचलिक फलनों के प्राचलिक फलनों के अवकलज। ये हमारी लास्ट हेडिंग होने वाली है आज की। अभी एक्चुअल में होता क्या इसके बारे में आपको बता दूं। आपके पास सपोज डेट दो एग्जाम्पल ऐसे दे दिए मैंने आपको कि एक तो आपके पास है y बराबर साइन t लिखा हुआ है और एक x बराबर लिखा हुआ है कोस t। और ये लिखने के बाद मैं आपसे पूछ लूं कि आपको dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो ये आपको बताना। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ कर दी आपने, ये कैसे निकलेगा। तो पहली बात तो पहला फलन ये कह रहा है कि y का अवकलन करना है t के सापेक्ष। दूसरा फंक्शन ये कह रहा है कि x का अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां हम लोग निकालेंगे आपके dy बाई डी टी। तो साइन t किस में बदल जाएगा, कोस t में, और t का t के सापेक्ष एक हो जाए, करने की जरूरत नहीं। और वैसे यहां हम लोग अगर dx अपॉन dt निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का साइन t। भाई कोस t का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। लेकिन अब मेरे पास दो फलन जब आ जाए, मुझे अब dy बाई डी एक्स निकालना, तो मैं निकालूं कैसे। तो dy बाई डी एक्स में आपको करना क्या होगा, ध्यान देना। मैंने आपको बोला था ना, आप जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो वो नीचे आता है, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो वो नीचे आता है। ये कह रहा है x के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt तो आएगा नीचे और dy अपॉन dt आएगा ऊपर। ऊपर वाले का अवकलन ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वाले का अवकलन नीचे लिखा जाएगा। ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई थी, कोस t, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का साइन t। तो ओवरऑल अगर हम लोग dy अपॉन dx की बात करें तो ये माइनस का कोट t बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। होने में तो dy बाई डी एक्स नहीं होकर आपसे पूछ लेता कोई dx अपॉन dy, उल्टा भी हो सकता है। तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर होता है और नीचे वाले का अवकलन नीचे होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। देखो यहाँ ऊपर y था तो y वाले का अवकलन ऊपर, या तो t आएगा या थीटा आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। थीटा आए तो dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा, t आए तो dy अपॉन डी टी हो गया। ऊपर है तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। जैसे देखो मैंने dx अपॉन dy लिखा तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर dx अपॉन dt कितना आया था, माइनस का साइन t अपॉन में ये क्या आया था, कोस t। तो फाइनल dx अपॉन जो dy बनेगा वो माइनस का टेन t बनेगा। माइनस का क्या बनेगा, टेन t। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूछा जाए कि यदि एक फलन है y बराबर एफ टी तथा एक फलन है x बराबर जी टी, किसी के रूप में हो सकता है, t के रूप में, थीटा के रूप में। तो इस कंडीशंस में अगर आपसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स पूछा जाए
dy/dx पूछा जाए तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, तो ऊपर कौन है f डैश t, भाई एफ टी का क्या हो जाएगा एफ डैश टी, और नीचे वाले का हो जाएगा जी डैश टी। ये इतनी बात है जो फलनों के प्राचलिक रूप होते हैं, ये हमें 5.6 प्रश्नावली में पढ़ना होता है। ये फलनों का प्राचलिक रूप है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी कंडीशंस में याद होना चाहिए। अगर आपसे दो दो फलन साथ में दे रखा है तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर रखना है, नीचे वाले का अवकलन नीचे रखना। ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का अवकलन नीचे, बात खत्म। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, इसके अलावा कोई वर्ड आपको ध्यान नहीं रखना। और उम्मीद है प्राचलिक फलनों के अवकलज आपको एकदम समझ में आ गए हो। इनको पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोला जाता है। ध्यान रखना कि पैरामेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर शानदार चीज़ें और बता दी, दो एग्जाम्पल साथ में लेके बता दी, dy/dx भी बता दिया और dx/dy बता दिया। तो कहने का तात्पर्य ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। यहाँ या तो t आएगा या थीटा आएगा, या तो t के सापेक्ष अवकलन करना तो dy/dt, थीटा के सापेक्ष होगा तो dy/d थीटा हो जाएगा, या dx/dy तो ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का अवकलन नीचे। दैट्स ऑल, ये आपके ध्यान रहे। तो ये है साहब सातत्य और अवकलनीयता की पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मुझे ऐसा यकीन है आप लोगों से कि ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। शायद लॉग वाले फॉर्मूले में तो कोई समस्या है नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर कोई लॉग के अंदर दो फलन गुणा हो रहे तो इनको ऐसा लिखा जा सकता है log m प्लस का log n। ठीक है, नंबर 1 ध्यान रख लेना। नंबर 2, अगर ये log के अंदर क्या हो रहे हैं, भाग में हो रहे हैं, तो इनको लिख देना log m माइनस का log n। नंबर 3 में अगर log में m की घात n है, मतलब log में किसी फंक्शंस की घात n है तो वो घात आगे आ जाती, तो n log m हो जाएगा। नंबर 4, अगर e की घात में log x है तो e log को कैंसिल कर देगा, केवल क्या बचेगा x। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने से, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने जितनी बातें हो सकती है सारी की सारी आपको लिखवा दी। थोड़े log के गुणधर्म हैं जो आपके 5.4 प्रश्नावली और 5.5 में काम आते हैं, विशेष तौर पर 5.5 में log वाले थोड़े से गुणा और भाग में होते हैं, तो आगे भी काम आएंगे समाकलन वगैरह में। तो यहाँ आप लोग कर लोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। करो सब, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, और हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। संतति तथा अवकलनीयता, जितनी बातें मैंने बताई आप दिमाग में रखना। सवालों के अंदर मैं इनको सबको दिमाग में छाप दूंगा आपके, एज इट इज आपके सवाल दिमाग में आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैं बता दूंगा, देखो इस स्लाइड के ऊपर मैंने वहाँ ये पढ़ाया था, सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, किसी प्रकार की समस्या, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, तो उम्मीद है जो फलनों के प्राचलिक रूप है और जितनी हम लोगों ने अवकलन के अंदर बातें की है, चाहे वो बाईं सीमा दाईं सीमा हो, सातत्य की बात हो, अवकलनीयता की बात हो, अवकलन के जो 20 सूत्र लिखवाएं उनको याद करने। 20 सूत्र के अलावा कोई सूत्र नहीं होता, याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। याद होगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इतना सोच पाओगे। वरना अगर किसी को cos t का अवकलन ही नहीं आता कि -sin t होता है या tan t का sec स्क्वायर t होता है, तो फिर सवाल होना तो नहीं होगा ना, सवाल तो गड़बड़ नहीं करेगा कि आपके दिमाग में। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को याद करना। आप ये मत सोचना सर वीडियो छोटा नहीं बन गया इस चैप्टर का, नहीं, जितनी बातें हो सकती बता दी। मैं वीडियो बड़ा बनाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर, बनाने में 1 नहीं 2 भी बना सकता हूँ क्वेश्चंस का, अगर लेंदी बना तो, क्योंकि इस चैप्टर के बच्चों के बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो मैं इसको बहुत शानदार तरीके से आपको करवा दूंगा। तो बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शानदार तरीके से आज से हमारी 1 शॉट क्लासें वापस शुरू हो गई। बीच में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गई थी, मैंने आपको कारण वगैरह बता दिया, तो बार बार मत पूछे मेरे से कभी, ठीक है। लाइव क्लास में आज पूछ लिया था संडे वार्ता, तो बढ़िया तरीके से ये करो। कल मिलेंगे हम लोग आपके, आज शाम को मिलना ही है वैसे लाइव क्लास में, इसके MCQ आएंगे, कल आपके आ जाएंगे इसके क्वेश्चंस और उदाहरण के सॉल्यूशंस। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।